ये पहली कविता, इसका शीर्षक कवि कविता पेड़। वाक्य विन्यास की कलाओं से वंचित समस्त कविताएं पेड़ बन गई। स्थिर खड़ी हुई उनकी पंक्तियां हवा में भी नहीं लहराती थीं, ना ही झरते थे शब्द पत्र। वे मूक खड़ी रही। काउं काउं करते हुए कवियों ने उस पर बैठे नवोदित से वरिष्ठ का सफर तय कर लिया। समय अपनी चाल में गुलाटियां खाते हुए घड़ी निकल गया। सूर्य के चक्कर पूरे हुए तो सरकार ने घोषणा की, नई किताबों के छापे जाने के लिए पेड़ काटे जाएंगे। तब सारे कवि पेड़ से उड़ गए। आज कोई उड़ा हुआ अनुवादक है तो कोई गजल में हाथ आजमाता है। एक कवि जो डक पर गाड़ियां धोता है अगली बार युवा पुरस्कार ले लेगा, क्योंकि उसे धोना आता है। कैसी सकता? कवि कविता पेड़। दूसरी कविता, स्वप्न जो दानव खा गए। स्वप्न जो दानव खा गए। हमें अब भी सपनों में दबी हुई लाशें नजर आती हैं। ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर जो नोटों से उड़ रहे थे दिखाई देते हैं। दाढ़ी वाला वह फार्मासिस्ट जिसने एक इंजेक्शन 1.5 लाख रुपए का बेचा और उससे ज़्यादा की मानवता बेच दी, उसकी दाढ़ी सीने में चुभती है। सपने थरथराते हैं सपने के भीतर, रिक्शे में पड़ी लाश की आंखों में, जिसको मुंह से सांस देकर भी जिंदा नहीं किया जा सकता। ख्वाब भी ऑक्सीजन मांगते हैं, गीली ज़मीन पर तड़पते हुए एड़ियों के गड्ढे नहीं भरते। हमारे सपनों में दफनाए जाते हुए जनाजों की लंबी कतारें हैं, जिनमें फ़र्क भी करना मुश्किल है कि कौन बच्चा है और कौन जवान। हमारे सपने जवाब मांगते हैं, लेकिन हम घबराकर पसीने में लथपथ उठते हैं, पानी ढूंढ कर पीते हैं और फिर सो जाते हैं। हमारे सपनों जैसा कोई पुल इस नगर में नहीं, जिस पर बड़े होर्डिंगों में 2 दानवों के चित्र हैं, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला दुग्गलासुर और दूसरा गेंडासुर। इन दानवों ने अधिकांश जनता के सपने छीन लिए हैं। हमें हमारे सपनों का जवाब चाहिए, और चाहिए अपने सपने वापस, जिनमें तड़पती हुई रातों का कोई शेष संगीत ना हो, ऑक्सीजन और दवाई के लिए बिसूरती आहें ना हो, जलती हुई लाशें ना हो। महामहिम हमारे स्वप्न लौटा दीजिए। तीसरी कविता, सीमा रेखा पर। एक और वाले गर्व करते हैं कि हमारे पूर्वजों में एक ऐसा था जिसने शेर के जबड़े चीरे, जिसने पहली मिसाइल बनाई। हमसे टकराने से पहले ये सोचना कि हम टीपू के वंशज हैं, हालांकि आनुवंशिकता का इससे कोई लेना देना नहीं। हमारी ओर जुल्फ़िकार भी है और खालिद बिन वलीद भी है। हमारे पास 313 की एक संख्या है जिसके आगे लाखों की संख्या शून्य थी। हमारी ओर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे विजेता भी हैं। हम ही पराक्रम और वीरता का एकमात्र शेष द्योतक हैं। दूसरी ओर से चिल्लाकर बताया जाता है कि हम श्रेष्ठ आर्य रक्त से उत्पन्न हैं। ऋषि मुनियों का तपोबल, वज्र की शक्ति, अमोघ शस्त्र, सुदर्शन चक्र जैसी शक्तिशाली चीज़ें हमारी ओर हैं। हमारी ओर गांडीव जैसा धनुष भी है और द्रुत गति का पुष्पक भी। वो हमारी ही पीढ़ियाँ थीं जिन्होंने विष पीकर सृष्टि को बचा लिया, जबकि उस बचाई गई सृष्टि के निर्माणकर्ता भी हमारे पूर्वज ही थे। हम संहार और निर्माण दोनों से परिचित हैं। दोनों पक्षों के बीच खड़ा सोचता हूँ, किधर जाऊं कि मारे जाने से बच जाऊं। एक दूसरी कविता, इसका शीर्षक है बच्चों का देश। बच्चों का देश जी। सिलेबस से हटाई हुई नज़में एक दिन उगाएंगी हुक्मरान का सीना फाड़ महान देश की धरती पर। सर पर टोपियां ओढ़ने वाले वो जिनकी दाढ़ियों में लहू होगा, अपने कटे घुटने लिए देश बचाने निकलेंगे। कटे घुटनों के डेर पर खड़ा शासक रोने का बहाना करते हुए आंखें पोंछेगा, रो भी देगा 2-4 आंसू तस्वीर खिंचाने के लिए। एक लंबी और झूठे शोक की चुप्पी के बाद किले से चिल्लाएगा, ये सब विधर्मी हैं। हमारा देश शुद्ध राष्ट्र है, हम इस पर अभिमान करो कि हम उच्च कुलों का रक्त है।
यकायक उस आवाज के ऊपर छोटे बच्चे बैठ जाएंगे धप से। वाह। एक और कविता है, स्टोरी ऑफ ए ग्रेल। स्टोरी ऑफ ए ग्रेल। स्टोरी ऑफ अ ग्रेट। मैं जो पिछले सारे जन्मों में भिखारी था, हालांकि मेरे मज़हब में कोई दोबारा नहीं जन्मा। मैं भीख मांगता था एक मुगलकालीन कटोरे से। जब बाबर ने हिंदुस्तान जीता, सोने की चिड़िया पाई, मेरा कटोरा मांगने की मुद्रा में था। बहादुर शाह जफ़र को जब रंगून भेजा जा रहा था, कटोरा तब भी मांगने की मुद्रा में था। पूरा मुगल काल मेरे कटोरे में समा गया। जितने भी युद्ध हुए, जंग लड़ी गई, मेरा कटोरा साक्षी रहा। मैं युद्ध के मैदान में कटोरे को सर पर पहन लेता, अर्थात भीख को माथे पर सजा लेता। तब मेरा सर सुरक्षित था। मैंने तीर, भाले, गोले सब कटोरे पर पड़ते हुए उनकी आवाज़ सुनी। मेरी इस भीख ने बचा लिया मुझको। वबा के दौर में मैंने उस कटोरे में कभी किसी दर से सालन मांगा तो कभी किसी के घर से पानी भरकर पी लिया। इस दौर में भीख नहीं मिलती थी जिस दौर में लोग खुद दवाइयों और ऑक्सीजन की भीख मांग रहे थे। मेरा कटोरा मेरे साथ था, मेरी संपूर्ण संपत्ति। मैं देश की राजधानी से जब पैदल निकला तो रास्ते की धूप में कटोरा सर पर पहने हुए था। सड़कों, गलियों, रास्तों पर भूखे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। मेरा कटोरा मेरे सर पर औंधा पड़ा हुआ था। मैं धूप और हालात से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। मैंने संसद के सामने सर से कटोरा खींचकर उतारा और सीने पर पटका ताकि इस मानवीय दुदुम्बी की आवाज़ जाए नौकरशाहों और राजाओं तक, मगर वो कान के साथ बहरे हो चुके थे। मेरा सीना फट गया। कटोरा मेरे साथ ही औंधा गिरा पड़ा था। मुख से निकलते फेन और मस्तक के पसीने से कटोरा तृप्त हो गया। मुझे अंतिम भीख मिल चुकी थी। ये मेरी कथा है। मैं भिखारी का कटोरा हूँ जिसकी तुलना द होली ग्रेल से की जा सकती है। कल के समाचारों के लिए एक आवश्यक सूचना है। भिखारी का पवित्र कटोरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकता है। क्या एक आखिरी कविता। गिनतियाँ खोखली होती हैं। गिनतियाँ खोखली होती हैं। एक प्याला जहर सुकरात के लिए, 2 बोल मोहब्बत किसी के वास्ते, 3 गोले लोहे के मिराजी की उंगलियों में, 4 कांधों पर चला जाऊंगा मैं। 5 तत्व से बना हुआ है मानव, 6 उंगली है नए बच्चे के हाथ में, 7 नेकियां मिलने वाली हैं, 8 पहर होते हैं हिज्र की रात में, 9 दिन मानी जाएगी स्त्री देवी। एक अंक बचता है शेष, शून्य, जिसमें समा सकती है ये समूची पृथ्वी, सुकरात के प्याले से लेकर सारी देवियाँ तक। शून्य की लीला विचित्र है। इसके अंदर विलीन हो जाएंगे एक दिन सब, और शून्य का मान सर्वोत्तम होगा। यद्यपि शून्य में जो भी मिलता है शून्य हो जाता है। यार जुबैर, वो नज़्म तुमने सुनाई नहीं यार। कौन सी? बड़ी तवील नज़्म है। आइडेंटिटी। अच्छा, सुनाओ यार। मैंने छापी है लेकिन मैंने शीर्षक अस्मिता कर दिया हिंदी में। चलिए, बहुत याददाश्त आपकी बहुत अच्छी हुई। हाँ? अविनाश भाई, याददाश्त आपकी। ये वो वहाँ मैंने नहीं सुनाई थी ना। बस बात ही नहीं वहाँ नहीं पड़ी थी। हाँ। हाँ जी। हाँ, मैं तब तो कोई अच्छा। पंखा चल रहा अंकल। ये नज़्म है अस्मिता। नहीं? मेरे पैदा होने के समय से पहले से ही मेरी पैंट उतारी जाती है, मेरी पैंट उतारी जाती रही है मेरी खाल के लिए। मैं पैदा हुआ तो मेरी पैंट हज्जाम ने उतारी, खाल के बदले मुझे मजहब अता कर दिया गया। मैं जब 1947 से बचकर 1964 की शरण में पहुंचा तो वो बंगाल था। टैगोर का शांति निकेतन, नजरुल की कविताएं, दुर्गा पूजा के मंडप थे, कोलकाता था।
मेरी पैंट को उन्होंने फिर पकड़ लिया। मेरी पैंट उतारकर उन्होंने मेरी गायब खाल को देखा और मेरी आंखों में सलाखें दे दी। अब मैं भी अपनी खाल जो पहले से नहीं थी नहीं देख सकता था। मेरी फटी पैंट मेरी पहचान के साथ सॉल्ट लेक में फेंक दी गई। 1969 और 1970 मैं अपनी जान बचाकर गुजरात और भिवंडी दोनों जगह अपनी पैंट को छिपाते फिरता रहा, मगर फिर भी न जाने कैसे उन्हें खबर मिल गई। मुझे फिर अपनी गायब खाल अपनी जान से प्यारी लगी। मुझे भागना पड़ा। मैं जब देश के सबसे बड़े सूबे में पहुंचा तो मैंने पीतल के बर्तन बनाने सीखने की कोशिश की, मगर मेरी खाल जो मेरी पैंट के नीचे थी उससे एक डोरी बंधी थी जो 1980 के मुरादाबाद तक भी उन्हें ले पहुंची। उन्होंने बर्तन की ठक ठक को ठाए ठाए में तब्दील कर दिया। मेरी पहचान मेरी गायब खाल फिर से मेरे पीछे थी। मेरी पैंट फिर उतरी, लेकिन मैं फिर बच गया। जान बचाकर भागना बहादुरी नहीं तो कायरता भी नहीं है। जान जाने का खदशा हो तो मेरे मज़हब में हराम हलाल हो जाता है। मैंने असम जाने का अहद किया। मैं नीली पहुंचा इस भरोसे के साथ कि वहाँ मेरी पैंट को कोई उतार कर नहीं देखेगा, कि मेरी पैंट के नीचे मेरा मज़हब है। लेकिन 1983 ने भी मेरे साथ वफा नहीं की। मेरी पैंट के नीचे की गायब खाल खतरे में पड़ गई। मेरी जान जाने से बाल बाल बची, लेकिन मेरे लोग मारे गए। मैंने अपने माथे पे भगोड़े का लेबल चस्पा कर लिया। मैंने अपनी जान बचाने को दूसरी तरफ का रुख किया। मैं बिस्मिल अजीमाबादी की तरफ भागा। मैं बिहार पहुंचा, मगर एक बिहारी 100 पर भारी की कहावत भी मुझे बचाने में नाकाम रही। मैं 1989 के भागलपुर में था। मुझे फिर अपने पैंट के नीचे की गायब खाल की हिफाजत में अपने भाई की कटी गर्दन छोड़कर भागना पड़ा। मैं ज़ोरों से भागा था, जबकि उस समय रेलों में उतनी भीड़ भी नहीं थी, मगर रेल ने भी मेरी गायब खाल का वज़न, मेरी जान का वज़न उठाने से इनकार कर दिया। मैं खुद अपने नामौजूद खाल, अपनी पहचान, अपनी जान बचाकर भागते हुए भागता रहा। 1987 में मैं मेरठ पहुंचा। मेरी पहचान के लिए पीएसी के जवानों ने हाशिमपुरा में, पैगंबर के दादा के नाम की जगह है, पर पैगंबर वहाँ नहीं पैदा हुए, वह दूर एक रेतीले देश में पैदा हुए, मेरी पैंट उतार दी। मेरी पहचान मेरी गायब खाल के साथ ही दफन कर दी गई। सभी मारे गए। मैं मज़हब को लेकर वहाँ से दौड़ आया। मैं दौड़कर सूबों की सरहदें फलांग गया। मैं बम्बई में था, जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा होता है और पैसे के आगे इंसान भी अंधा होता है, मगर ये पैसा मेरी पहचान को अंधा नहीं कर पाया। 1992 फिर एक बार मेरी पैंट मेरे कंधे पर पड़ी थी। मेरी पहचान गोश्त के लोतड़े की मानिंद मेरे निचले हिस्से में आगे की तरफ लटकी हुई चाकुओं की जद में थी। मुझे खरोंचें आईं। मैं मेरे लोगों की हड्डियां कुत्तों को भंबोड़ते हुए देखूं, उससे पहले ही मैंने अपनी पैंट अपनी आंखों पर ढकी और मैं वहाँ से चलता बना। अपनी जान बच जाए तो काम बनता है। बूढ़े शायर वली दकनी को जब 2002 में दोबारा मारा गया, मैं तब गुजरात में था। मैं अपनी बेल्ट कसे पेंट को कमर से पकड़े गोधरा की सड़कों पर दौड़ रहा था। मेरी माँ का पेट फाड़कर भी उन्होंने मेरी पहचान की। अब मेरी पैंट की हालत एकदम खस्ता थी। उस पर जगह जगह लहू के छींटे और गोलियों के निशान बन गए थे। ये 2013 था। मैं नई पैंट के बारे में सोच रहा था। मैं खाने जहाँ के बाप मुजफ्फर खां के नाम की रियासत में था, जिसको मुजफ्फरनगर कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोगों को मेरी पैंट के बारे में खबर पड़ गई। पैंट के साथ साथ मेरी जान भी खतरे में थी। मेरे लोगों ने जान देने से पहले नहर के पानी में आखिरी हवा के बुलबुले छोड़े। मैं अपनी पैंट को लेकर सर पर दौड़ा और छिपकर अपनी जान बचाई। मैंने महीनों बाद अपने घरों की तरफ देखा तो पाया कि घर में लगा नल का खून में लिथड़ी हुई हड्डियाँ देता है। मैंने झुरझुरी ली और अपनी जान बचाने के चक्कर में पड़ा और फिर से कदमों पर पहिए बांधे निकल पड़ा। अब मैं लुटियन में था, जहाँ मेरे मुल्क के नेता थे, मेरे मज़हब के मफाद परस्त, जिनको मैं समझता था कि वे मेरी जान बचाने में जुटे रहते हैं। यह सन 2020 था। मैं जाफराबाद, सीलमपुर, करावल नगर हर जगह छिपा, तब भी मेरी पैंट मेरे हाथ में थी। मेरी खाल वैसे ही मेरी टांगों के बीच से गायब थी। मेरे लोगों को नाले की गहराई में मेरा मज़हब ले गया, और जैसे खाल गायब थी वैसे वे भी गायब हो गए।